नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर नजर रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर है टारगेट किलिंग मामले पर वजारत दाखिला की अहम मीटिंग के ताल्लुक से। जी हां, कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग की वजह से बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक अहम मीटिंग तलब की है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अफसरान आज दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के नकले मकानी के ताल्लुक से। कश्मीर में जारी लगातार हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद वादी में पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन नकले मकानी कर रहे हैं। अनंतनाग में मुकीम कई कश्मीरी पंडित जम्मू लौट गए हैं। उनका कहना यही है कि टारगेट किलिंग की वजह से वो काफी दहशत में हैं। उसके बाद आपको बताएंगे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी के आज कानपुर दौरे के ताल्लुक से। जी हां, सदर जमहूरिया और पीएम आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया के गांव प्रवंथ भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ की सरमायाकारी के हदफ के साथ रियासती हुकूमत आज तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का खास इनेकाद करने वाली है। इसी पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिर आपको बताएंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के ताल्लुक से अहम खबर। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में नंबर 2 की पोजीशन हासिल करने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा इंतखाबात के लिए हाल ही में कांग्रेस की तरफ से जारी करदा उम्मीदवारों की लिस्ट में गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं था, जिससे वो नाराज बताए जा रहे हैं। फिर आपको बताएंगे सीएए को लेकर केरल के वज़ीर आला के बयान के ताल्लुक से। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने दो टूक कह दिया है कि हुकूमत मुतनाज़े सीएए यानी शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज नहीं करेगी। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि सीएए पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है और ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि शहरियत तरमीमी कानून मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। फिर आपको बताएंगे कि हथियारों की खरीदारी को लेकर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बयान दिया है। अमेरिका में लगातार हो रहे फायरिंग के वाकयात के बाद बाइडेन इंतजामिया हथियारों पर पाबंदी के लिए कानून लाना चाहती है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस सिलसिले में कहा है कि हथियारों को खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की जरूरत है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये खबरें, कुछ और खबरें आज की ताज़ा खबर में। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मकामी लोगों पर हमले के हवाले से आज बड़ा फैसला किया जा सकता है। टारगेट किलिंग की वजह से लगातार बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभालने के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने दहशतगर्दाना हमलों और वादी की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ी अहम मीटिंग तलब की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजारत दाखिला के सीनियर ऑफिसर्स और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के ऑफिसर्स आज दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर ये दूसरी अहम मीटिंग है। मीटिंग में वादी में आम लोगों की हलाकतों से लेकर जून के आखिर में शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की सिक्योरिटी इंतजामात पर भी गौर खौज किया जाएगा। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि खास तौर से वादी कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला बढ़ा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब वजारत दाखिला जो है वो भी अहम मीटिंग तलब कर रही है। लगातार ये सिलसिला जारी है। आज होने वाली मीटिंग के ताल्लुक से आपसे तफसीलात चाहेंगे। हिना, जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले कुछ दिनों से या यूं कहे कि पिछले साल अक्टूबर से ही कश्मीर में टारगेट किलिंग्स लगातार हो रही हैं। हमने कल भी देखा है कि कल सुबह भी राजस्थान के विजय कुमार पर हमला किया गया, जिसके बाद की जान चली गई। देर शाम फिर एक बार बड़गाम में जो सिविलियंस हैं जो बाहर मजदूर आते हैं काम करने के लिए, उन पर भी गोली चलाई गई, जिसमें बिहार के अरनिया के दिलखुश की भी जान चली गई। तो ये इस तरह की जो किलिंग्स हैं वो लगातार हो रही हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी हिंदू वहां पर काम कर रहे थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि सरकार को कि वो अगर हालात ठीक नहीं हुए तो वहां से या यूं कहें कि उनको वहां से ट्रांसफर किया जाना चाहिए, नहीं तो वो कश्मीर छोड़कर बाकी अन्य एरियाज में, सेफ एरियाज में चले जाएंगे खुद ही।
तो ऐसे में आज एक अहम मीटिंग होने वाली है दोपहर 3 बजे। होम मिनिस्टर अमित शाह इसको चेयर करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल होंगे, एनएसए अजीत डोभाल, और वहीं साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं होम मिनिस्ट्री के, और जम्मू कश्मीर डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसमें असेस किया जाएगा कि किस तरह के हालात वहां पर हैं और क्या कुछ जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। आपको ये भी याद दिला दें कि कल ही एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी होम मिनिस्ट्री में करीब 1 घंटा, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की थी होम मिनिस्टर अमित शाह से, जिसमें रॉ के चीफ भी सामंत गोयल वो भी उस मीटिंग में मौजूद है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है, क्या कुछ तय किया गया है। लेकिन आपको याद दिला दें हिना कि अब से कुछ दिन पहले एलजी ने एक मीटिंग चेयर की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि 6 जून तक जितने भी एम्प्लॉइज वहां पर हैं, जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग जम्मू कश्मीर में खासतौर से रहते हैं, उनको सेफ लोकेशंस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा बाय 6 जून। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो वहां पर पीएम पैकेज के तहत लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कल भी कहा था कि वो कश्मीर छोड़कर बाकी सेफ एरियाज में जम्मू शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि आज की इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, ताकि जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं बाहर से आके, उनकी सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल, और इस बेहद अहम मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर में वाक़ बडगाम के इलाके मागरेपुरा चाडूरा में 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। मजदूरों में से एक की शिनाख्त दिलखुश कुमार बिन नारायण ऋषिदेव साकिना अर्निया बिहार के तौर पर की गई है, जो कि बाद में SMHS अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। एक और राजन साकिना पंजाब के हाथ में चोटें आई हैं, उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ये दोनों चाडूरा में एक ईंट के भट्टे में मजदूरी करते थे। वजह है कि हाल ही में चाडूरा में कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट को भी उनके दफ्तर में मार दिया गया था। कल ही विजय कुमार को भी बैंक में गोली मारी गई। कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग्स के बाद वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन लगातार सरकार से उन्हें वादी से जम्मू मुंतकिल करने का पुरजोर मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक जिला अनंतनाग में मुकीम कई कश्मीरी पंडित गुज़िश्ता दिन से ही जम्मू की जानिब लौट गए हैं। इन मुलाजमीन का यही कहना है कि लगातार टारगेट किलिंग की वजह से वो खौफ और दहशत में मुब्तला हो गए हैं, जिसकी वजह से वो फिलहाल कश्मीर छोड़कर फौरी जाना चाहते हैं। उधर इंतजामिया लगातार इन मुलाजमीन से बातचीत भी कर रही है, लेकिन हजार यकीन दहानियों के बावजूद भी मुख्तलिफ मुकामात से ये मुलाजमीन जम्मू की जानिब वापस लौट रहे हैं। डर था आखिर वही हो गया, और जिस बात का खदशा जताया जा रहा था वही हुआ। मटन ट्रांजिट कैंप में मुकीम जो कश्मीरी पंडित है, उन्होंने यहाँ से हिजरत करने की फिर एक बार कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है ये लोग बिल्कुल एहतजाज पर है और कंटिन्यूस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उस बीच इन लोगों का जो नारा था रिलोकेशन ओनली सोल्यूशन, तो वो इस वक्त भी जारी है और ये टस से मस नहीं हो रही है सरकार, ये इन लोगों का कहना है। हालांकि सरकार जो है कोशिशों में लगातार है कि ये जो रिकॉन्सिलेशन या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उनको अपनाया जाए, ताकि इन लोगों को यहाँ रहने पर आमादा किया जाए और साथ ही साथ इनकी जो हिफाजत है, इनकी जो सिक्योरिटी है, उसको यकीनी बनाया जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो एजिटेटेड एम्प्लॉयज़ थे ये धरने पर बैठे हुए हैं गुज़श्ता कई दिनों से, और जो लगातार यहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीर में, तो यकीनी तौर पर खौफ के आलम में है, ये दहशत के आलम में ये लोग हैं। और हमारे साथ इस वक्त है रंजन जोशी जी, लगातार आप फोरफ्रंट पे आ रहे हैं और लगातार आप सरकार से डिमांड रख रहे हैं अपनी, तो क्या लग रहा है आपको? हमें एक ही रास्ता दिख रहा था कि हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए, लेकिन इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन जो ये जल्दबाजी में फैसले ले रही है कि इनको शिफ्ट करने से उधर से इधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर शिफ्ट करने से इनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाएगा, लेकिन वो सब टूट चुका है। जिम्मेदारी उठाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन रोकने के लिए वो तेज है। सिलसिला तो रुकेगा नहीं, ये चाहे मर्जी जितना हमें रोके, हम सुबह मास माइग्रेशन करेंगे। जैसे 1990 में 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों ने पहला पलायन किया, तो आज 90 के बाद ये हमारा दूसरा एक्सोडस होगा ड्यू टू सिक्योरिटी फेलियर, ड्यू टू फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एजिटेटेड एम्प्लॉयज़ में जो है ख़वातीन भी फोरफ्रंट पे है, लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार सरकार से ये
कादरी मुदस्सिर, लगातार हम देख रहे हैं कि खौफ हिरास का माहौल जो है वो देखा जा रहा है और अब जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। कल से लगातार आप इन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ इनका कहना है? तो नाज़रीन, हम मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से हमारे साथी हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कश्मीर में जारी लगातार टारगेट किलिंग्स के बाद से वहां जो मुकीम हैं, पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन हैं या फिर जो गैर मकामी मुलाजमीन हैं, उनमें जम्मू वापस जाने का सिलसिला जो है वो लगातार देखा जा रहा है। मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से एक बार फिर से मौजूद है। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आपकी इन तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ इन लोगों का कहना है? बिल्कुल, देखिए हिना, जब से राहुल भट्ट का कत्ल हुआ है बडगाम में, तो तब से लगातार जो ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है वो हड़ताल पर है, वो एहतजाज पर है, किसी किसी जगह जो है धरना है, लगातार धरने पर है। जैसा विश्व की अगर हम बात करेंगे या फिर मटन ट्रांजिट कैब की अगर हम बात करेंगे, तो ये लोग लगातार धरने पर है और लगातार तब से ये मुतालबा है कि इनको रिलोकेट किया जाए, तब तक जब तक कि कश्मीर में जो हालात, बिगड़ते हुए हालात है, उसको वापस पटरी पर न लाया जाए, वो फिर से जो है पुरअमन हो जाए, तब तक इनको रिलोकेट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि वजीर आजम बाज़ाबातकारी के तहत ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, उस पैकेज के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं, और सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं काफी मुश्किलात पैदा हो रही है अगर इनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनकी ड्यूटीज का भी मामला है। और दूसरी जानिब जो है इनकी सिक्योरिटी का जो है बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सरकार की यकीन दहानियों के बावजूद भी इस तरह की जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, तो वो यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी के एतबार से अगर देखा जाए। और दूसरा, उसके बाद जो ये लोग हैं लगातार जो इनका मुतालबा है वो जोर पकड़ता जा रहा है कि इनको रिलोकेट किया जाए। हालांकि जो मटन ट्रांजिट कैंप है, तो हमारे पास जो इतलात है, तो रात के दौरान जो है वहां से कई फैमिली जो है वो मुंतकिल हुई है जम्मू, और जो रेंटेड अकोमोडेशंस पर रहती थी अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर, तो वो भी हमारे पास इतलात है कि उनमें से भी जो है बेशतर लोग जम्मू चले गए, जम्मू लौट गए हैं। अब कुछ लोग जो है वो अभी भी मटन ट्रांजिट कैंप में मौजूद है और उनका ये कहना है कि सरकार कोई ठोस पॉलिसी अपनाए, कोई ठोस। जी बिल्कुल, तो लगातार आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि एक तो अहम मीटिंग हो रही है वजारत दाखिला में, और यहाँ पर भी जिस तरह से लोगों के जम्मू वापस जाने का सिलसिला जारी है, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग से परेशान होकर कश्मीरी पंडित नकल मकानी पर मजबूर हैं। कई कश्मीरी पंडित जम्मू पहुंच चुके हैं। मजीद कश्मीरी पंडितों के नकल मकानी का सिलसिला लगातार जारी है। हुकूमत से इन लोगों का मुतालबा यही है कि इन्हें सेफर जोन में यानी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। आप देखिए, सुबह एक बैंक एम्प्लॉय मारा गया, उसके बाद फिर हम नॉन माइग्रेंट मारे गए, माइनॉरिटी। उसके बाद अभी शाम को अभी शाम को 2 लेबर्स मारे गए। तो सुबह से 4 किलिंग्स तो आज दिन में ही हो गई हैं। तो ये तो बहुत ही वहाँ टेरर का माहौल है अभी भी। फॉर प्लेसेस वो जो बता रहे हैं दैट इज विद इन द सिटी ओनली। तो श्रीनगर में तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं जो सेफ है, तो वो वहाँ पे रहने का मतलब ही नहीं है। सर हालात तो ऐसे ही आप जैसे आप देख पा रहे हो, हालात बिल्कुल फेवरेबल नहीं है माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग। आप देख रहे हो क्या हालात अभी चल रहे हैं। अभी किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि कैसे हालात हैं। बस अभी पहुँचे हैं, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। हम भी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैंप जो हैं मतलब पंडित कम्युनिटी के, उनको तो मतलब पुलिस ने काफ़ी मतलब बाहर से सील ही कर दिया हुआ है, आपने देखा होगा। चलो हम रेंटेड में थे तो ऐसे वैसे करके घर के कपड़ों में निकल लिए हम। चलो पहुँचे, अब देखते हैं आगे क्या रहेगा, गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोचती है। लेट्स सी। आज की ताज़ा खबर में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। बडगाम में एक मर्तबा फिर आम शहरियों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता शब बडगाम के मागरेपुरा चाडूरा में मिलिटेंटों ने ईंट के भट्टे में काम कर रहे 2 गैर मकामी मजदूरों पर हमला किया। इस हमले में बिहार के दिलखुश नामी शख्स की मौत हो गई, जबकि पंजाब का रहने वाला गौरी जख्मी हो गया है। हमारे साथी आबिद हुसैन ने यहाँ का जायजा कुछ यूं लिया। चाडूरा में है इस वक्त मौजूद है और यही वो मकाम है जहां पर गुज़श्ता शब मिलिटेंटों ने गैर मकामी मजदूरों पर हमला किया, जिसमें से एक की हलाकत हुई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वो स्पॉट है। यहाँ पर हमने कुछ मजदूरों से बात की, इनके मुताबिक यह वो जगह है जहाँ पे वो दिलखुश बैठा था। उसके साथ जो दूसरा बंदा था गोरिया, जो पंजाब से है, वो भी यहाँ पे बैठे थे और 2 अफराद आए हैं। उन्होंने गोलियाँ चलाई, उसके बाद वो फरार हो गए और जो दिलखुश है उसे अस्पताल ले जाया गया और हालांकि वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। उसके बाद जहां पर जो पूरा एरिया था, इसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्डन ऑफ किया था। रात भर तलाशी कार्रवाई जारी थी। हमने बात की कुछ मजदूरों से, इनमें काफ़ी खौफ व हिरास का माहौल है। इनका कहना है कि वो अब वापस चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जब उनकी जान पे अब आई है, वो काफ़ी डरे हुए हैं, वो अब यहाँ पे काम नहीं करेंगे। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार वो इनको यकीन दहानी करा रही है कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी ये खौफ व हिरास का माहौल है इनमें, ये काफ़ी डरे हुए हैं। इनका यही कहना है कि हम अब वापस जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मागरेपुरा चाडूरा से मैं आबिद हुसैन। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जारी बहस के दरमियान आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने ऐलान कर दिया है कि अब संघ किसी भी मंदिर के लिए तहरीक नहीं चलाएगा। उन्होंने जुमेरात को कहा कि ज्ञानव्यापी की एक तारीख है जिसे हम बदल नहीं सकते। हमें रोजाना मस्जिदों में शिवलिंग क्यों दिख रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचता। आज के मुसलमानों के आबाओ अजदाद भी हिंदू थे। हमने 9 नवंबर को कहा था कि राम जन्मभूमि तहरीक थी जिसमें हम शामिल हुए थे। हमने वो काम मुकम्मल कर लिया, अब हमें आंदोलन नहीं करना है। ज्ञानव्यापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। और हमारे साथ इस वक्त वीएचपी लीडर शशिकांत जी मौजूद हैं। शशिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे,
कल मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि संघ किसी भी मंदिर के लिए तहरीक नहीं चलाएगा। इसको हम आपके जरिए वजाहत इसकी चाहेंगे। नहीं, माननीय श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, उन्होंने सही कहा है कि हर मस्जिद संदेह के घेरे में नहीं है। ये हम भी नहीं बोलते हैं, ये कोई नहीं बोलता है, किंतु जहां जैसे बावरी मस्जिद जो बनारस है, मथुरा है, ये जो सबूत के साथ जो हमारे सामने है उस पे तो जांच होनी चाहिए। हर मस्जिद पे जांच सवाल नहीं होता। इसके अंदर शिव जी का मंदिर था नहीं। अगर हमारे पास अगर पूरी तरह से अगर पुख्ता सबूत है और पूरी जानकारी हमारे पास है तो फिर हमारा भी अधिकार है कि हम उस पर अपना दावा, पूरी जानकारी हमारे पास है तो फिर हमारा भी अधिकार है कि हम उस पर अपना दावा ठोके। ऐसे हर मस्जिद उन्होंने जो कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। जी शशिकांत जी, तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पर आप कह रहे हैं कि जहां पर लगता है वहीं पर ये तमाम तर चीजें होंगी, लेकिन ये इसको भी वजाहत चाहेंगे कि संघ किसी भी मंदिर के लिए तहरीक नहीं चलाएगा। नहीं, एकदम नहीं। हम लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि हर मस्जिद पे हम अपना दावा ठोक दें कि भैया ये मस्जिद के अंदर हमारा शिवलिंग था। नहीं, जहां जहां जैसे बाबरी मस्जिद की घटना, जब उसको तोड़ा गया तो सारी चीजें मिली हैं। मिला जिस दिन ये घटना, जिस दिन ये जो कोर्ट का आदेश चला था, उस दिन मैं बनारस में था जी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि नंदी के ठीक सामने जो शिवलिंग मिला है, तो ये जहां हमारे पास ये पुख्ता सबूत है कि हाँ हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद, हमारे पास ये पुख्ता सबूत है कि हाँ हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो उस पर जांच एकदम होनी चाहिए। मैं वो भी चाहूंगा, किंतु मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि हर मस्जिद को शक के घेरे पे देखा जाए, जिस तरह से हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है। हमने भी तो काफी अहम बात ये सामने आई है और अब इस पर लगातार रिएक्शंस भी आएंगे। शशिकांत जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के लिए कुछ भी ठीक नहीं होता दिखाई दे रहा, जो कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। पहले प्रशांत किशोर से बातचीत खराब हुई, फिर कपिल सिब्बल और हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। अब खबर है कि बेहद सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जराये के मुताबिक गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में नंबर 2 की पोजीशन पर काम करने से इनकार कर दिया है। इंदिरा गांधी के साथ अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले गुलाम नबी आजाद को आइंदा राज्यसभा इंतखाबात में टिकट नहीं दिया गया। ताहम राज्यसभा के उम्मीदवार का ऐलान करने से पहले सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से खास मुलाकात की थी। काफी देर तक उनसे बातचीत की गई, तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक उन्होंने उनके लिए कांग्रेस के मंसूबे का इजहार किया था। जराये के मुताबिक सोनिया गांधी के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने राज्यसभा इंतखाबात के बारे में बात नहीं की, लेकिन आजाद से पूछा कि क्या वो तंजीम में नंबर 2 के ओहदे पर काम करने को पसंद करेंगे। सोनिया गांधी की इस पेशकश को गुलाम नबी आजाद ने ठुकरा दिया था। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, गुलाम नबी आजाद के ताल्लुक से काफी अहम खबरें आ रही हैं, तफसीलात आपसे ही जानेंगे। देखिए, जब राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली थी, उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सभी वरिष्ठ लीडर से मिल रही थी और उसी दौरान उन्होंने गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि वो पार्टी में एक अहम जिम्मेवारी ले सकते हैं, पार्टी में एक अहम पद देने की बात हुई थी। और जब उन्हें राज्यसभा का ऑफर किया गया तो उस दौरान उन्होंने मना कर दिया था कि वो राज्यसभा नहीं चाहते। तो ऐसे में पार्टी में एक बड़ी जिम्मेवारी के लिए उनको ऑफर किया गया था और सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने उस ऑफर को भी ठुकरा दिया था। हालांकि उनका क्या रोल होगा इस पे, जिस तरह से कमेटी बनाई गई है, पॉलिटिकल कमेटी में उनको मेंबर बनाया गया, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई जो 2024 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, अपनी रिपोर्ट देगी कि कैसे पार्टी को काम करना है, 2024 के लिए क्या रणनीति होगी, और वो सीधा जो कमेटी है वो सीधा कांग्रेस सदस्य को रिपोर्ट करेगी। तो कहने कि उस कमेटी के तहत ही वो काम करना चाहते हैं। लेकिन राज्यसभा को लेकर जिस तरह से शीशा लेदर हो रही थी और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और सवाल खड़े हो रहे थे कि वो G23 के सदस्य हैं, उनको कैसे दिया जा सकता है, तो उस बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पर खारिज कर दिया था और कहा था कि वो नहीं चाहते कि राज्यसभा भेजा जाए। और ये भी कहा जाता है कि उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। पार्टी की अगर बात करें तो उस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था। जी रवि, तो बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है कि अब उनकी तरफ से खुद क्या कुछ बयान सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत के बाद पीएम लखनऊ से सीधे कानपुर के देही इलाकों में वाक़े सदर जमहूरिया के गांव प्रवंक पहुंचेंगे। यहां वो जलसे आम से खिताब करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ की सरमायाकारी के हदफ के साथ रियासती हुकूमत आज तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इनेकाद कर रही है और इस प्रोग्राम में मुल्क भर से 1400 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। सीधे हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शबाब आपसे जानना चाहेंगे, आज काफी अहम रहने वाला है सदर जमहूरिया और खास तौर पर पीएम का ये उत्तर प्रदेश का दौरा, लखनऊ और कानपुर के लिए क्या कुछ खास सौगात? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो आयोजित हो रही है उसका तीसरा वर्जन इस बार आयोजित हो रहा है। यानी कि पिछली बार जो 2 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उनमें उत्तर प्रदेश में अरबों का निवेश हुआ है, बड़े उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश का रुख किया है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, उसके समग्र विकास के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की गई हैं। आज उसी कड़ी में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। यहां पर उनका विशेष विमान लैंड करेगा। गवर्नर ऑफ यूपी आनंदीबेन पटेल उनको रिसीव करेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद वो यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए लामार्ट्स ग्राउंड तक जाएंगे। लामार्ट्स ग्राउंड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा और वहां से 5 किलोमीटर का सफर तय करके वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जाएंगे जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित कराई जा रही है। देश भर से करीबन 1000 से ज्यादा उद्योगपति आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और कल शाम से ही उद्योगपतियों का लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया था। कुछ उद्योगपति कल शाम को पहुंचे थे, उन्होंने योगी जी के साथ डिनर किया था। बाकी के तमाम उद्योगपति आज पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले गौतम अडानी लखनऊ पहुंचे हैं। इसके अलावा आज एयरपोर्ट पर 15 चार्टर विमानों के लिए पार्किंग खाली कराई गई है। जी शबाब, तो काफी अहम रहने वाला है आज का दिन और जिस तरह से ये इस सेरेमनी का इनेकाद किया जा रहा है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा।